सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नीलकंठ रेखा चित्र का सारांश जानेंगे। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे इन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। एक बार लेखिका आतिथ्य को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आईं। जब वह दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वो लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बहुत बड़े हुए तो उन्हें अन्य पशुओं के साथ जाली घर में पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की जो कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्य में ही नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचरणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था और जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह राधा उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। ना उसे कोई बीमारी हुई थी और ना ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी साल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठकर नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने
नीलकंठ को जब नहीं देखा तो उसकी खोज प्रारंभ कर दी और एक दिन वह लेखिका के अल्सियन जो कुतिया थी, जिसका नाम कजली था, कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया और कजली ने भी अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिया, जिससे कुब्जा घायल हो गई और कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची और कुब्जा भी मर गई। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और बादलों को देखते ही वह अपनी जो केका ध्वनि है उस धुन से नीलकंठ को बुला रही है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने घर के पालतू पशु और पक्षियों का बहुत सुंदर वर्णन इस रेखा चित्र के माध्यम से किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।